A very good morning to everyone. I, Dr. Ankita Jain, welcomes you all in the first class of your research methodology, that is your coursework class. And I really welcome you all. I really give you a warm welcome to it is very good thing that you people are doing completing your research, completing your doctorate from the very well known and very well esteemed Monarch University. So I, Dr. Ankita Jain, on behalf of Monarch University, welcomes you all to our own university. So starting with the coursework. So I am going to take the unit 1, that is research methodology CW101, and today the topic which I am going to study and which I am going to deliver is the research fundamentals. Okay, so as we all know that research is basically a combination of two words, that is your re plus search. Okay, so that means you are doing a search again and again over a particular topic on which previous studies has been done. So अगर हम बहुत सिंपल भाषा में बोले तो रिसर्च जो होती है इट बेसिकली हम किसी एक ऐसे टॉपिक पे वापस से सर्च कर रहे हैं जो कि पहले कुछ कंप्लीट नहीं हुई हो या फिर उसमें कुछ ऐसे पार्ट्स रह गए हो जिस पे हम वापस से स्टडी कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज योर रिसर्च. ओके, होप यू गॉट द थिंग कि व्हाट इज रिसर्च. ओके, सो if I talk about the research, कि why people do the research, so there are so many reasons of doing a research. The very first reason is you want to discover a new thing, because sometimes what happen कि बहुत कुछ phenomena जो होते हैं वो चलते रहते हैं, but we would like to find कि अब इसमें नया क्या होने वाला है. Because today it is the time where if you cannot innovate yourself, if you cannot improve yourself, you cannot succeed, you cannot run, है ना. आपको जो कंपटीशन है उसमें अपने आप को रखने के लिए, अपने प्रोडक्ट को रखने के लिए, अपनी स्टडीज़ को रखने के लिए और अपने आप को रखने के लिए आपको वापस एंड वापस सर्च करना पड़ता है ओवर दी. यू हैव टू डिस्कवर न्यू थिंग्स फ्रॉम दैट करंट फिनोमिना. ओके, so this is the very first reason of doing the research कि you want to discover new things in the already existing one. Okay, the next is you want to establish the facts. अगर मैं बोलूँ कि एक कोई मेडिसिन है, जैसे अगर मैं कॉम्बीफ्लेम की बात करूँ तो कॉम्बीफ्लेम इज़ अ मेडिसिन जो कि आपको हेडेक होता है, बॉडी एक होता है या फिर आपको फीवर आता है तो आप उसमें वो मेडिसिन ले लेते हो, वो ट्राइड एंड टेस्टेड है. ओके, बट कई बार क्या होता है कि हर एक व्यक्ति पे वो सेम मेडिसिन काम नहीं करती, इसीलिए मार्केट में बहुत सारी मेडिसिन है, बहुत सारे पैरासीटामोल के सब्सीक्वेंट्स हैं, उसके बहुत सारे और भी वेरिएंट्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो सो दैट कि वो आपकी बॉडी पर इम्पैक्ट करें. ओके, तो यहाँ पर क्या होता है कि वी वांट टू इस्टेब्लिश अ फैक्ट कि अगर एक पैरासीटामोल है वो किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति पे इम्पैक्ट की, उसको असर हुई, तो वो दूसरे व्यक्ति पे क्यों असर नहीं हुई. तो हेयर यू आर एक्चुअली इस्टेब्लिशिंग अ फैक्ट कि इफ़ a phenomena is very much particular and very much perfect for a one person, then why it is not set for the another one. Okay, so here you are establishing the facts. आप जितने भी सारे डेटाज हैं, आप जितने भी सारे पर्सनस हैं उन पे सैम्पलिंग करोगे, उन पे टेस्टिंग करोगे एंड देन यू विल रिसर्च टू अ कंक्लूजन कि क्यों ये असर नहीं हुआ. क्योंकि हो सकता है उस पर्सन की इम्यूनिटी थोड़ी कम थी या उस पर्सन की इम्यूनिटी थोड़ी ज़्यादा थी. सो देयर माइट बी वेरी डिफरेंट रीज़न कि वो किसी अलग स्टेट में रहते थे, किसी पर्टिकुलर उनका जो इन्वायरमेंट था वो डिफरेंट था. तो सो मेनी रीजन्स आर देयर, सो मेनी फैक्ट्स आर देयर, बट फॉर अ कॉमन ग्रुप ऑफ पीपल यू इस्टेब्लिश अ पर्टिकुलर फैक्ट कि वाई इफ दिस हैज़ नॉट बीन हैपन, सो वाई इट हैज़ नॉट बीन हैपन. Okay, so likewise you do this thing. Okay, and then when you do the analysis, when you study the facts, when you study the people, आप उनको ऑब्जर्व करते हो, आप उनको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, तो यू रीच टू अ कंक्लूजन कि यस दिस हैज़ नॉट बीन हैपन बिकॉज दिस वॉज द रीज़न. सो दैट दिस इज़ बेसिकली योर रिसर्च कि आपने कोई भी एक फिनोमिना को लिया, ओके, कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक को लिया, कोई भी एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट को लिया, ओके, और उसके ऊपर आपने पूरा एनालिसिस किया, पूरे डेटा कलेक्शन किए, सब कुछ चीज़ें उसमें आपने की एंड देन यू रीच टू अ कंक्लूजन. सो दैट इज़ योर
reaching to a conclusion. So this is the another basic motive that why you do the research. Okay, so there are some other motives as well. So there are some other motives as well, जिसमें वी कैन से दैट देयर आर समथिंग कि एक तो रिकॉग्निशन जो होता है दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज इफ़ यू वांट टू establish yourself in a particular industry, so you have to cope up with that industry. वहाँ पर आपको रिकॉग्निशन की ज़रूरत होती है, so that recognition you can get from this thing once you complete your research. because अगर अभी मैं बात करूँ, you all lying in the assistant professor या lecturer की कैटेगरी में you people are there, but if you want to get recognition for yourself, so आपको definitely आगे बढ़ना पड़ेगा. and this is again the very important motive कि why you people are doing your research. Okay, so the first thing is your recognition of research and recognition of yourself in a society, because obvious सी बात है कि हम किसी particular society को belong करते हैं, तो what we are in that society. Okay, and the second motive is कि बहुत सारी situations हम देखते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर शॉप जो है वो क्यों नहीं चल रही है, कोई एक पर्टिकुलर मॉल जो है वो क्यों नहीं चल रहा है, इतना प्रॉफिट जितना हो सकता था उतना क्यों नहीं हो रहा है. अगर मैं बात करूँ टुडेज टाइम में सब लोग ऑनलाइन शॉपिंग करना प्रेफर करते हैं, है ना. तो अब वो लोग जो शॉपकीपर्स हैं या वेंडर्स हैं, उन लोग को भी सर्वाइव करना है. तो ये एक अनसॉल्व प्रॉब्लम है कि वो किस तरीके से इन लोगों के साथ कोप कर सकते हैं. तो उस चीज़ को भी हम स्टडी के थ्रू प्रूव कर सकते हैं कि ऑनलाइन में जाना और किसी पर्टिकुलर रिटेलर से शॉपिंग करना, इन दोनों में कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं. उन प्रोज एंड कॉन्स के बेसिस पे हम एक कंक्लूजन पे पहुंचेंगे एंड वेयर वी कैन सॉल्व द थिंग कि यस विच वन इज़ बेटर. सो दिस कुड बी डिफरेंट फॉर एवरी स्टडी. हो सकता है मैंने कुछ स्टडी करी, उसमें मैंने ये फाइंड आउट किया कि नहीं, अगर मैं किसी शॉपकीपर से लेती हूँ तो वो परचेसिंग ज़्यादा अच्छी होती है, बिकॉज उसमें एक ट्रस्ट वर्दीनेस आती है, उसमें एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आती है कि अगर आपके साथ कुछ प्रॉब्लम हुई है आपके प्रोडक्ट को लेकर, तो आप आगे जाके अपने उस प्रोडक्ट को रिप्लेस कर सकते हो, या फिर उसमें वो आपको रिपेयरिंग करके देगा, या फिर जो फर्दर असिस्टेंस की बात होती है वो उसमें आपको देगा. वेरेस अगर मैं अमेजोन या किसी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो शायद उतना ज़्यादा आपके साथ कनेक्टिविटी नहीं होगी, है ना. तो बट सिनारियो ये है कि एवरीवन इज़ डूइंग ऑनलाइन शॉपिंग ओनली, तो वो क्यों इस तरीके से हो रहा है. तो उस तरीके की कोई भी, दिस वॉज एन एग्जाम्पल ओनली कि जैसे मैंने आपको बोला कि मैं एक कंपैरिजन कर सकती हूँ कि ऑनलाइन शॉपिंग करना इज़ बेस्ट या फिर ऑफलाइन शॉपिंग करना इज़ बेस्ट. तो इस तरीके से हम कोई भी जो अनसॉल्व प्रॉब्लम्स होती हैं हम उनको सॉल्व आउट कर पाते हैं. ओके, अब अगर हम किसी भी ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं जिससे हमारी सोसाइटी का बेनिफिट होगा, तो ऑब्वियसली दैट इज़ द वेरी बेस्ट थिंग कि हम अपनी सोसाइटी को कुछ दे सकते हैं, है ना. सो फॉर दैट रीज़न ऑल्सो फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी वी वुड लाइक टू डू द रिसर्च. ओके, एंड जब ये ऑल द थ्री थिंग्स गेट कंबाइंड, सो ये आपको एक इंटेलेक्चुअल जॉय देते हैं, एक जो प्लेजर देते हैं कि नो यू आर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी. आप इस सोसाइटी के लिए बहुत कुछ कर रहे हो. अगर बहुत कुछ नहीं भी कर पा रहे हो तो एटलीस्ट अ पार्ट ऑफ योर सेल्फ इज डूइंग दैट थिंग. यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग अ लिटिल बिट इन दैट थिंग. ओके, सो इस तरीके से आपको एक ओवरऑल जो है एक इंटेलेक्चुअल जॉय मिलता है, आपको रिकॉग्निशन मिलता है, you feel as the part of the society. Okay, so these are basically some of the motivation that why you conduct a particular research on any of the scenario or any of the phenomena. Okay, so now moving to the next one, what is the proper definition of a research. Okay, so research basically is comprised the it is the redefining, formulating an hypothesis or suggesting solutions, collecting, organizing and evaluating the data, making deductions and research conclusion, and at the last carefully testing the conclusion to determine the whether they fit the formulating hypothesis or not. Okay, so in very simple words, जो hypothesis होती है that is a particular statement. Okay, जो आप अपनी रिसर्च स्टार्ट करते टाइम अज्यूम करते हो, ठीक है, कि आई एम अज्यूमिंग दैट आफ्टर कोविड पीपल आर समहाउ बिकम अ बिट लेजी. दिस इज माई अजम्पशन. ओके,
एंड इसी को मैं एक काउंटर पार्ट भी लेती हूँ कि पीपल आर बिकमिंग मोर एक्टिव, पीपल आर नॉट बिकमिंग लेजी. तो दीज आर द टू अजम्पशंस. अब इन दो अजम्पशन के बेसिस पे मैं अपना डेटा कलेक्शन करूँगी. ओके, अपनी जो सबसे फर्स्ट क्या है, मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट मैंने देख लिया कि मैं लोगों का जो लेजीनेस है, लोगों का जो एक्टिवनेस है, उस पर मैं स्टडी करना चाहती हूँ. ओके, तो एक मेरा टॉपिक हो गया सिलेक्ट यहाँ पर. अब मैं इसके हिसाब से डाटा कलेक्शन करूँगी, डेटा को ऑर्गेनाइज करूँगी, डेटा को इवेल्युएट करूँगी. जो चीज़ें मुझे इंपॉर्टेंट लगती हैं वो मैं अपने पास रखूँगी. जो चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं उनको पास ऑन कर दूँगी. ओके, उनको अपने पास मुझे रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो समहाउ कन्फ्यूजिंग होते हैं. Okay, and after doing the complete research, complete analysis, I reach to a particular conclusion, and then मैं उस conclude को, जो conclusion मैंने निकाला है, मैं उसको validate करूँगी कि ये जो मैंने conclusion निकाला है वो valid होगा, वो society के द्वारा accept होगा या नहीं होगा. Okay, और जो मैंने अपनी hypothesis बनाई थी उसके साथ वो fit हो रहा है कि नहीं हो रहा है. तो इस तरीके से मैं अपने जो मैंने हाइपोथेसिस फॉर्म की है, एक पर्टिकुलर अजम्पशन जो मैं लेकर चल रही हूँ, उस अजम्पशन को मैं एट द एंड प्रूफ कर दूंगी. सो वो एक फैक्ट बन जाएगा. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर रिसर्च. ओके, सो रिसर्च इन वेरी सिंपल वर्ड्स, हमें कोई प्रॉब्लम लेते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेते हैं, अपनी एक प्रॉब्लम लेते हैं मार्केट की, एंड उसके रिगार्डिंग हम पूरी स्टडी कंडक्ट करते हैं, एंड देन वी हेल्प आउट द सोसाइटी इन गेटिंग कि वो फ्यूचर में उसको किस तरीके से कोरिलेट कर सकती है. ओके, नाउ मूविंग टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिसर्च. देयर आर बेसिकली 4 ऑब्जेक्टिव्स. द वेरी फर्स्ट इज टू एक्सप्लोर. एक्सप्लोर इज समथिंग वेयर आपको एक कंसेप्ट आता है जो मार्केट में बहुत नया होता है. जैसे अगर मैं बात करूं ऑनलाइन टीचिंग की बात, तो कोविड के पहले या उसके भी और 5 या 10 साल पहले ऑनलाइन टीचिंग इतना एक्सेप्टेड नहीं था सोसाइटी में. लोग अपने बच्चों को मोबाइल नहीं देना चाहते थे, लोगों को मोबाइल में चीज़ें समझ में नहीं आती थी, या फिर वो उतने ज़्यादा उनके साथ फेमिलियर नहीं थे मोबाइल के साथ. ओके, बट जब कोविड आया तब सिनारियो पूरा चेंज हो गया. लोग अपने घर में बंद हो गए, वो कहीं जा नहीं सकते थे. तब वहाँ पे एक एक्सप्लोर हुआ चीज़ ऑनलाइन सेशंस, जहाँ पर हम वीडियो कॉलिंग के थ्रू या फिर अपने लोगों से अटैच हो सकते थे, अपने लोगों से कनेक्ट हो सकते थे. सामने वाला व्यक्ति किस कंडीशन में है, या वो सही है या नहीं है, हम उनका वेलबींग भी उसमें पता कर सकते थे. तो वहाँ पर एक नई चीज़ एक्सप्लोर हुई, वो हुआ ऑनलाइन सेशंस का या वीडियो कॉलिंग का टर्म. ओके, जिसको फिर स्कूल्स ने, कॉलेजेस ने, एजुकेशन सिस्टम ने, सब ने अडेप्ट कर लिया. सो एक नया जो सिनारियो था, नया फिनोमिना तो था, वो एक्सप्लोर हुआ. ओके, देन उसके बाद उसको डिस्क्राइब किया गया कि वो किस तरीके से यूजफुल हो सकता है फॉर द स्कूल्स, फॉर द कॉलेजेस. बिकॉज उस टाइम पे क्या था कि एवरीथिंग वॉज क्लोज डाउन, तो बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, बहुत कुछ चीज़ें जो है उसमें हम पीछे होते जा रहे थे. बट लाइफ इज समथिंग विच हैज़ टू कीप ऑन मूविंग ऑल द टाइम. सो हम स्टॉप नहीं हो सकते हैं, वी शुड कीप ऑन लर्निंग एवरी डे. तो उस चीज़ को डिस्क्राइब किया गया, उसके बेनिफिट्स डिस्क्राइब किए गए. ठीक है, कि नहीं, अगर हम टीचिंग को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो वी कैन गो विद द ऑनलाइन सेशंस. दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी इफेक्टिव वे एक्चुअली. देन उसके बाद हमने उसमें एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया बिटवीन द यूजर्स एंड द सिस्टम. ओके, आफ्टर इस्टेब्लिशिंग द रिलेशनशिप वी हैव डन द डायग्नोसिस ऑफ दैट थिंग कि वेदर इट इज़ रियली एप्लीकेबल इन द सोसाइटी उसको अच्छे से एक्सेप्ट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी. तो ग्रेजुअली इट टुक सम टाइम, बिकॉज कुछ स्कूल्स जो थे उन्होंने बाद में इस सिस्टम को अडेप्ट किया. बट नाउ अ टाइम दिस इज द मोस्ट फीजिबल ऑप्शन ऑफ प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू द स्टूडेंट्स इफ दे आर नॉट अवेलेबल इन द स्कूल. अगर हम वेरी लेटेस्ट एग्जाम्पल भी दें तो अभी जो ये फ्लड्स हुए हैं या अहमदाबाद में जो इतना अलर्ट हुआ है रिगार्डिंग दी रेन एंड ऑल दीज थिंग्स, तो उस टाइम भी कई स्कूल्स बंद हो गए. बट ड्यू टू दिस ऑनलाइन सेशन सिस्टम एजुकेशन नहीं रुका. ओके, तो यहाँ पर हमने एक नया टॉपिक को समझा, उसको एक्सप्लोर किया, उसको डिस्क्राइब किया लोगों को, उसके बेनिफिट्स बताए. देन उसके बाद उसको एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया बिटवीन द यूजर्स एंड द सिस्टम एंड द एप्लीकेशन.
and then we diagnosis between all these three parties, and then we reach to a conclusion that yes, it is somehow, it is very good thing that people can go with the online teaching schemes. Okay, so this is basically the objective of the research, where it start from a scrap and then it reach to a very big height, जिसको हम मार्केट में बहुत easily adaptable system कह सकते हैं. Okay, then अब if you are going to conduct a research, तो उसमें क्या आपकी क्वालिटीज़ होना चाहिए, क्या फीचर्स होना चाहिए आपके रिसर्च के. ओके, द वेरी फर्स्ट थिंग कि उसमें एक ऑब्जेक्टिविटी होना चाहिए, कि आपका जो भी आप रिसर्च कर रहे हो, जो भी आप बता रहे हो, उसमें ऑब्जेक्टिव होना चाहिए. जैसे मैंने आपको लास्ट उसमें बताया स्लाइड में कि ऑब्जेक्टिव जो है वो रिसर्च के वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. बिकॉज आप किसी एक चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे होते हो, देन उसको डायग्नोस कर रहे होते हो, यू स्टार्ट क्रिएटिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन द यूजर्स एंड द एप्लीकेशन, एंड देन उसको आप इम्प्लीमेंट कर देते हो मार्केट में. ओके, तो वॉट एवर द थिंग इज देयर, वॉट एवर टॉपिक यू चूज, उसको कंप्लीट करने के पीछे, उसकी रिसर्च करने के पीछे देयर शुड बी ए ऑब्जेक्टिव, है ना. बिकॉज अगर हमारा एम ही नहीं क्लियर होगा कि हम क्यों रिसर्च करना चाहते हैं, हम इस पर्टिकुलर टॉपिक को क्यों चूज कर रहे हैं, क्यों इसके रिगार्डिंग डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, जब तक वो क्लियर नहीं होगा तो हम वी कैन नॉट कंडक्ट दी रिसर्च. ओके, देन देयर शुड बी ए कंट्रोल ओवर दी वेरिएबल्स. बिकॉज अगर मैं बात करूं कि कोई भी रिसर्च आप जो करते हो उसमें मल्टीपल वेरिएबल्स होते हैं. कुछ वेरिएबल्स होते हैं जो इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, कुछ वेरिएबल्स होते हैं जो डिपेंडेंट होते हैं, और कुछ वेरिएबल्स होते हैं जो बिटवीन बोथ द थिंग्स आते हैं कि समहाउ दे आर डिपेंडेबल एंड समहाउ दे आर इंडिपेंडेंट. तो इस तरीके के जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, आपकी रिसर्च की जो प्रोसेस होती है, आपका जो डेटा कलेक्शन के मेथड्स होते हैं, यू शुड हैव अ कंट्रोल ओवर ईच एंड एवरी स्टेप. तभी आपका जो रिसर्च है वो बहुत स्मूथ वे में जा सकता है ना. कि आपको एक पूरा जब हम स्टेप्स चढ़ते हैं, जब हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, तब हमको पता होता है कि फर्स्ट सीढ़ी के बाद हमको सेकंड सीढ़ी पे ही जाना है, सेकंड के बाद हमको थर्ड सीढ़ी पे जाना है. उस टाइम हमको कन्फ्यूजन नहीं होता है ना. अगर हमको उस टाइम पे कन्फ्यूजन हो कि हम फर्स्ट पे जाने के बाद फिफ्थ पे जाएंगे कि सेवेंथ पे जाएंगे, तो हम शायद आगे ही ना बढ़ पाए. बट सिंस वी हैव अ कंट्रोल ओवर द प्रोसेस, वी हैव अ कंट्रोल ओवर द पाथ, वी कैन ईजिली मूव. Okay, then next is whenever you do any of the research, there should be a generalizability in that thing. Okay, it should be very general, it should not be very complicated, है ना. क्योंकि अगर चीज़ें हमको ही नहीं समझ में आएंगी तो हम सामने वाले को कैसे एक्सप्लेन करेंगे. तो whatever research you are conducting, it should be very simple. बिकॉज कई बार क्या होता है, हमको कोई भी टॉपिक बहुत अच्छा लग रहा होता है, बहुत इम्प्रेसिव लग रहा होता है, ठीक है, तो हम उसको चूज कर लेते हैं. बट जैसे ग्रेजुअली हम उसकी स्टडी करने जाते हैं तो हमको रियलाइज़ होता है कि अरे यार, हमने तो बहुत ही ज़्यादा वास्ट टॉपिक ले लिया है. हमको अपनी रिसर्च जो है उसको बहुत स्पेसिफिक रखना चाहिए, बहुत जनरल रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहिए. ओके, देन वॉट एवर योर रिसर्च इज, इट शुड बी फ्री फ्रॉम पर्सनल बाइसेस. ओके, कि इफ़ आई बिलोंग्स टू ए पर्टिकुलर सिटी, इफ़ आई बिलोंग्स टू ए पर्टिकुलर रीजन, इफ़ आई बिलोंग्स टू ए पर्टिकुलर कैटेगरी, तो मैं उसको प्रेफरेंस दूंगी. ऐसा नहीं होना चाहिए. आपकी जो भी रिसर्च है वो बायसनेस नहीं होना चाहिए, उसमें वो फ्री होना चाहिए. ओके, आपके जो भी कमेंट्स हैं, आपके जो भी प्रिडिक्शंस हैं, आपके जो भी कंक्लूजन हैं, वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा जनरलाइज या न्यूट्रल वे में होना चाहिए. किसी पर्टिकुलर रीजन, कम्युनिटी या किसी धर्म को लेके आप उसमें वो नहीं कर सकते हो. There should be no biasness in your research. It should be free from the bias. Okay, then it comes the systematically. आपकी जो भी रिसर्च है वो बहुत सिस्टमैटिक वे में होना चाहिए. कि you should know कि after the process 1 you have to move to the process 2, then after process 2 you have to move to the process 3. तो लाइकवाइज अगर आप अपनी रिसर्च रखते हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, बिकॉज आप बहुत सिस्टमैटिक वे में आगे मूव कर रहे होते हो. जैसे अगर मैं एजुकेशन सिस्टम की बात करूँ तो सबसे पहले आपको प्री प्राइमरी पढ़ना होता है, देन प्राइमरी सेक्शंस आर देयर, देन सेकेंडरी सेक्शंस आर देयर, एंड देन हायर सेकेंडरी सेक्शंस आर देयर. तो वो एक बहुत सिस्टमैटिक वे बनाया है एजुकेशन का, डिपेंडिंग अपॉन द डेवलपमेंट ऑफ योर ब्रेन.
जिस एज के साथ आपका ब्रेन का डेवलपमेंट होता जाता है उसी एज के अकॉर्डिंग आपको उस क्लास में रखा जाता है। उसके पहले या उसके बाद में आपको उसको क्लास में नहीं रखा जाता है। क्यों? बिकॉज वहाँ पर हम एक सिस्टमैटिकली प्रोसेस जो होती है उसको फॉलो कर रहे होते हैं, एक सिस्टम को फॉलो कर रहे होते हैं, है ना। अगर मैं बात करूँ कि किसी नर्सरी के बच्चे को अगर मैं सेकेंड स्टैंडर्ड में बिठा दूँ तो क्या वो पढ़ सकता है? ऑब्वियसली नहीं पढ़ सकता है, क्योंकि उसका ब्रेन का डेवलपमेंट उसी एज के हिसाब से हुआ होता है। उसकी जो कॉग्निटिव लर्निंग होती है वो उतनी ही होती है ना। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर अभी आप लोग इतने बड़े हो, है ना, तो मैं आपको बोलूँगी कि 1+1 करो तो आपके दिमाग में वो आंसर फिट हो चुका है कि 1+1 इज ऑलवेज 2, तो आपको उसमें कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। बट अगर मैं उसी जगह किसी छोटे बच्चे से बोलूँ कि व्हाट इज़ 1+1, तो वो क्या करेगा? 1+1, फिर उसको काउंट करेगा, देन ही और शी रीचेस टू ए कंक्लूजन और ए आंसर कि इसका आंसर होगा 2। तो देर इज़ अ डिफरेंस। अगर हम सिस्टमैटिकली चीज़ों को करते हैं तो हम बहुत इजीली लर्न भी करते हैं और आगे जाके सक्सेसफुल भी होते हैं। ओके, सो योर स्टडी शुड बी वेरी सिस्टमैटिक। देन वट एवर यू आर प्रोड्यूसिंग, आप जो भी रिसर्च कर रहे हो उसमें हमेशा एक स्कोप होना चाहिए कि उसमें फर्दर स्टडी भी कर सकते हैं। सो दैट इज़ योर रीप्रोड्यूसिबिलिटी। आपकी जो भी रिसर्च आपने की है उसमें आपको कहीं ना कहीं क्लोजनेस नहीं होना चाहिए, देयर शुड बी ओपननेस, कि उसमें और भी कई सारे स्कोप्स बन सकते हैं और भी कई सारी रिसर्च हो सकती है। सो दीज ऑल कंबाइनली मेक्स द फीचर्स ऑफ ए गुड रिसर्च स्टडी, दैट इज ऑब्जेक्टिविटी, कंट्रोल, जनरलेबिलिटी, फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस, सिस्टमैटिक एंड रिप्रोड्यूसिबल। ओके, सो नाउ कमिंग की व्हाट इज रिसर्च डिजाइन। ओके, सो रिसर्च डिजाइन क्या होता है? इट बेसिकली इज दी ब्लूप्रिंट। अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको एक जो आर्किटेक्ट होता है ना, तो आर्किटेक्ट क्या, सिविल इंजीनियर होता है, एक आर्किटेक्ट होता है। तो सिविल इंजीनियर जो होता है वो आपको एक पेपर में बना के देगा कि इधर पे एक रूम होगा, इधर पे एक रूम होगा और यहाँ पर एक रूम होगा। सो दैट इज द डिज़ाइन। उस डिज़ाइन के ऊपर जितने भी सारे उसके बिजनेस, जो भी उसके पर्टिकुलर कर्मचारी हैं या जो भी वर्कर्स हैं या लेबर्स हैं, वो काम करेंगे, है ना। तो डिज़ाइन इज बेसिकली द ब्लूप्रिंट ऑफ योर रिसर्च, कि आप कब क्या करने वाले हो, कैसे करने वाले हो। तो योर रिसर्च बेसिकली, रिसर्च डिज़ाइन गिव्स द आंसर्स ऑफ व्हाई, व्हाट, व्हेन, वेयर, whom। सो इन 5 W's का आंसर वो देते हैं why, when, where, which, by whom। ओके, कि कौन रिसर्च करेगा, किस तरीके से करेंगे, किस एरिया में करेंगे, कब करेंगे और किस तरीके से की जाएगी। तो रिसर्च डिज़ाइन इज बेसिकली इज योर ब्लूप्रिंट और अ रफ स्केच ऑफ योर फाइनल ड्राइंग। ओके, सो इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। द फर्स्ट इज योर, इट शुड बी न्यूट्रल। एज आई टोल्ड यू कि यहाँ पर बायसनेस नहीं होना चाहिए, तो वो आपकी पूरी रिसर्च की प्रोसेस में कहीं पर भी बायसनेस नहीं होना चाहिए। ओके, देन रिलायबिलिटी। आप जो भी डिज़ाइन बना रहे हो, जो भी कुछ ब्लूप्रिंट बना रहे हो, वो रिलायबल होना चाहिए। वो ट्रस्ट, उसमें एक ट्रस्ट फैक्टर होना चाहिए कि नहीं, आपने बनाया है, दैट मीन्स कि हम उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, है ना। देन वो एक वैलिड होना चाहिए, इनवैलिड नहीं होना चाहिए, इन द सेंस कि आपने कुछ भी बना दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो वॉट एवर डिज़ाइन यू आर मेकिंग, दैट शुड बी वैलिड एंड देयर शुड बी ए जनरलाइजेशन जो एक्सेप्टेड टू ऑल हो। इट इज़ नॉट लाइक दैट कि सिर्फ एक अगर मैंने कोई ऐसी रिसर्च बनाई है जो कि सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए ही है, या फिर जो कि सिर्फ एक टीचर्स के लिए है, या फिर किसी मेल के लिए है, या फिर वुमेन्स के लिए है, तो इट शुड नॉट बी लाइक दैट। इट शुड बी फॉर अ पर्टिकुलर ग्रुप और फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन एज अ होल। उसमें हम सबको कंबाइनली लेके चलते हैं, तो दैट इज द वेरी गुड रिसर्च डिज़ाइन। ओके, सो आर यू क्लियर विद द रिसर्च डिज़ाइन? सो अगेन आई एम रिपीटिंग कि व्हेन यू आर गोइंग टू मेक अ बिग हाउस, the very first thing which a interior designer or a architect do is make a design, a rough paper पे उसको बनाता है with a pencil और a pen, so that वो उसको erase भी कर सके और उसमें कुछ changes हो तो वो भी ला सके। okay, so this is your research design। then research design में हम क्या क्या चीज़ें include करते हैं?
तो रिसर्च डिज़ाइन में सबसे पहला आता है आपका रिसर्च प्रॉब्लम। ओके, अब रिसर्च प्रॉब्लम क्या होती है कि वो हम देखते हैं कि करंट टाइम में मार्केट में क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, किस चीज़ पे हमको रिसर्च की रिक्वायरमेंट है। ओके, जैसे कि अभी मैं बात करूँ तो साइबर सिक्योरिटी है ना। साइबर सिक्योरिटी एक ऐसा टर्म है जिसको सभी लोग फेस कर रहे हैं। साइबर क्राइम जो है, कोई भी एक ऐसा इंडिविजुअल नहीं है जो साइबर क्राइम से बचा हो। अभी डेली सबके पास मल्टीपल कॉल्स आते हैं कि आपका बैंक अकाउंट जो है वो फ्रीज हो गया है, आपका जो अकाउंट है वो डॉर्मेट हो गया है या इनएक्टिव हो गया है। तो अगर आपको चाहते हैं कि आपका अकाउंट एक्टिव हो तो आपको मैं एक डिटेल भेज रहा हूँ, एक नंबर भेज रहा हूँ, आप उस पर अपना अपना OTP शेयर कीजिए। या किसी भी चीज़ के लिए, हर एक चीज़ के लिए OTP मांगा जाता है। तो वेन एवर यू आर गिविंग दी OTP टू एनीवन, अगर आप किसी पार्सल वाले को भी OTP दे रहे होते हो तो सबसे फर्स्ट थॉट आपके माइंड में आता है कि ये कोई चीटिंग तो नहीं करेगा या हमारे साथ कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा। तो इस तरीके की मार्केट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, है ना। एजुकेशन सिस्टम की बात करें कि आजकल जो है क्वालिटी बहुत ज़्यादा नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम, तो क्यों नहीं कर सकते, है ना। तो इस तरीके से बहुत सारी सिचुएशंस हैं मार्केट में जो आपकी रिसर्च प्रॉब्लम बन सकती है, जिसके ऊपर आप रिसर्च कर सकते हो। ओके, और रिसर्च प्रॉब्लम जो होती है उसमें आपको सबसे पहले क्या देखना पड़ता है कि इंटरेस्ट। जैसे मैंने अभी आपको बोला, जैसे साइबर क्राइम है तो उसमें सबको बहुत इंटरेस्ट आया, है ना, कि नहीं यार ये तो सही में बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हम इसमें बहुत कुछ चीज़ें कर सकते हैं। एजुकेशन सिस्टम जो है उस पर हम कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट जो है उसमें हम स्टडी कर सकते हैं, देन बिहेवियरल फाइनेंस जो है हम उसमें स्टडी कर सकते हैं, HR ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है उसमें तो एन नंबर ऑफ टॉपिक्स आर देयर जिसमें हम स्टडी कर सकते हैं। देन मार्केटिंग, नाउ अ टाइम अगर आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है तो अच्छी बात है, बट उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ज़रूरी चीज़ जो है वो है उसकी मार्केटिंग। तो ऐसे बहुत सारे मार्केट में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बहुत सारे इंटरेस्टिंग एरियाज हैं जिनको हम ले सकते हैं एज ए रिसर्च प्रॉब्लम। ओके, सो रिसर्च प्रॉब्लम की क्वालिटी क्या होती है, सबसे पहला तो वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए। इट शुड बी इन योर इंटरेस्ट जोन, आपको उसमें इंटरेस्ट आना चाहिए। ओके, देन उस चीज़ के बारे में आपने जो भी प्रॉब्लम चूज करी है उसके रिगार्डिंग एक्सपर्टीज डेटा अवेलेबल होना चाहिए, एक्सपर्टीज होना चाहिए उसके लिए कि आप उनसे जाके कंसर्न कर सकें, आप उनसे जाके उनके रिव्यूज़ ले सकें, आप उनके इंटरव्यूज़ कंडक्ट कर सकें, आप उनको ऑब्जर्वेशन कर सकें, ठीक है, सो दैट कि आपको थोड़ा और आइडिया मिले कि आपको किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। ओके, देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट एज आई टोल्ड टू ईच एंड एवरी वन कि आप जो भी रिसर्च प्रॉब्लम लेने जा रहे हो, जो भी आप रिसर्च टॉपिक सिलेक्ट करते हो, तो सबसे पहले उसकी अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा पहले देखो। बिकॉज इनिशियली हमको सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे लगते हैं, बट ग्रेजुअली जब हम उसमें काम करना स्टार्ट करते हैं तो हमको रियलाइज होता है अरे यार इसका तो डेटा ही अवेलेबल नहीं है, अब हम क्या करें। सो वी गॉट स्टक समवेयर, हम कहीं ना कहीं जाके अटक जाते हैं। बट अगर हमने बहुत इनिशियल लेवल से ही उसकी अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा को देख रखा है बाय डिपेंडिंग, बिकॉज क्या होता है हम 4-5 टॉपिक सिलेक्ट कर सकते हैं, 4-5 टॉपिक अपने लिए चूज करते हैं, देन उनमें से देखते हैं कि किस में ज़्यादा डेटा अवेलेबल होगा एंड अकॉर्डिंगली वी फाइनलाइज द टॉपिक। देन रेलेवेंस, रेलेवेंस इज समथिंग कि उसमें आपने जो टॉपिक लिया है कि वो सही में वो इंडस्ट्री में रेलेवेंट है, सही में उसकी रिक्वायरमेंट है या नहीं है। तो आपको ये सब चीज़ें भी देखनी होती हैं उसमें कि वॉट एवर टॉपिक यू आर सिलेक्टिंग, वेदर इट इज़ रेलेवेंस टू द इंडस्ट्री, वेदर इट इज़ रेलेवेंट टू द करंट सिनारियो और नॉट। बिकॉज आप देखिए कई बार मार्केट में जो है बहुत सारी रिसर्च आती है बट वो इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि उसकी रेलेवेंस नहीं होती, उसकी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं होती है ना। जैसे अगर मैं बात करूँ, जो कोविड की वैक्सीन बनी थी तो उस पर एन नंबर ऑफ स्टडीज हैज़ बीन डन। ओके, बिफोर मेकिंग दी वैक्सीन लॉट्स ऑफ स्टडी हैज़ बीन डन, बट उसमें से जो मोस्ट रेलेवेंट थी दैट एक्चुअली गॉट सिलेक्टेड और उसके बेसिस पे हमारी जो मेडिसिन बनी। और नॉट ओनली इन इंडिया, ओवरऑल वर्ल्ड में बहुत सारे लोग वैक्सीन पे काम कर रहे थे कि कौन सा हमको एंटीडोज लेना चाहिए, कौन सा हमको उसमें पर्टिकुलर चीज़ को इंक्लूड करना चाहिए सो दैट कि हमारा जो भी वैक्सीन बने वो परफेक्ट बने, है ना। तो उस हिसाब से एन नंबर ऑफ स्टडीज हैज़ बीन डन,
but the study which was most relevant to the research, to the industry, to the current scenario has got selected. Okay, इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि आप जब भी स्टडी करते हो, स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं, तो स्टूडेंट्स को आप किस तरीके से अट्रैक्ट कर सकते हो टू गेट अटैच्ड विद द स्टडी, ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है। बिकॉज आज के टाइम में स्टूडेंट्स के पास इतना वास्ट नॉलेज है, इतने वास्ट ऑप्शंस हैं, इतना उनको एक्सपोजर मिला हुआ है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, विद द हेल्प ऑफ मोबाइल, विद द हेल्प ऑफ डेटा, ऑल दीज थिंग्स के थ्रू उनको इतना ज़्यादा स्कोप मिला हुआ है कि हम उनको अपनी पढ़ाई के लिए कंट्रोल कैसे करें, अपनी पढ़ाई के लिए इतना उनको कंसोलिडेट किस तरीके से करें सो दैट कि उनका 100% इंटरेस्ट रहे। सो दिस इज़ अगेन अ वेरी रेलिवेंट टॉपिक टू योर करंट सिनेरियो, है ना। बिकॉज हमारा जो यूथ है वो बहुत एडवांस्ड है, हम उनको स्लो मोशन में नहीं पढ़ा सकते। ओके, इसीलिए एक्सपीरियंशियल लर्निंग वाला कंसेप्ट आया, जहाँ पर आप सिर्फ बुक्स में से नहीं पढ़ते हो, वॉट यू डू कि आप उसको धीरे धीरे समझते हो, इंडस्ट्री का एक्सपोजर लेते हो, एक्सपीरियंस के साथ स्टडी करते हो। सो दैट इज़ योर एक्सपीरियंशियल लर्निंग। तो एक ये नया कंसेप्ट इनोवेट हुआ, है ना, जो पहले नहीं था। बिकॉज पहले क्या होता था, स्कूल्स में टीचर्स ने जो पढ़ाया दैट इज़ डन, बट नाउ अ टाइम दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल। अगर आप वो ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट से पढ़ाओगे तो आप किसी भी बच्चे को नहीं पढ़ा सकते। बट वॉट यू हैव टू डू, आपको उसमें कुछ रेलिवेंस लाना होगा, कुछ इनोवेशंस लाना होगा, जो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है, जो क्रिटिकल थिंकिंग है, वो सब चीज़ों को आपको उसमें ऐड ऑन करना होगा, तो ही आप अपने स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो। ओके, सो लाइकवाइज आपको जो भी टॉपिक है दैट शुड बी रेलिवेंट टू योर सिनारियो और इंडस्ट्री। ओके, आपकी जो करंट सिनारियो चल रहा है मार्केट में, करंट जो कंपटीशन है, आपको उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने टॉपिक को चूज करना चाहिए। ओके, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट और जो सबसे ज़्यादा नेग्लिजिबल पार्ट है दैट इज़ द एथिक्स। बिकॉज हर किसी के साथ एक गुड मैन होता है, एक बैड मैन होता है, जो हम बचपन से स्टोरीज में पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, कि एक एंजल होता है और एक मॉन्स्टर होता है। हम जो भी कोई काम कर रहे होते हैं तो दोनों एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, तो एंजल बोलता है नहीं ये गलत है, मॉन्स्टर बोलता है नहीं ये करना पड़ेगा। तो दिस इज़ योर एथिक्स, कि आप जो भी टॉपिक सिलेक्ट करते हो, जो भी रिसर्च प्रॉब्लम सिलेक्ट करते हो, उसमें अपने एथिकल एस्पेक्ट को इंक्लूड करना ही है बाय डिफ़ॉल्ट। ओके, बिकॉज समहाउ अगर हम एथिक्स को भूल जाएंगे तो हमारी नेक्स्ट जनरेशन जो है या हमारे जो करंट लोग हैं वो कहाँ से उस चीज़ को कर पाएंगे। बिकॉज करप्शन, फ्रॉड, दीज ऑल थिंग्स आर हेयर बिकॉज हम एथिक्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। ओके, सो हमें एथिक्स को साथ में लेते हुए अपनी रिसर्च प्रॉब्लम जो है उसको डिसाइड करना चाहिए। ओके, नाउ थिंग्स कम्स कि रिसर्च डिज़ाइन है। ठीक है, अब रिसर्च डिज़ाइन की बात करूँ तो रिसर्च डिज़ाइन एक ब्लूप्रिंट, जैसे मैंने आपको बोला, एक रफ वो उसका डायग्राम है कि जिसके बेसिस पे आप आगे प्रोसीड करते हो। व्हाट इज़ रिसर्च मेथडोलॉजी, क्योंकि रिसर्च डिज़ाइन का पार्ट होता है रिसर्च मेथडोलॉजी एंड रिसर्च मेथडोलॉजी का पार्ट होता है रिसर्च मेथड्स। ओके, सो देर इज़ अ वेरी कन्फ्यूजिंग टर्म बिटवीन ऑल दीज थ्री। पीपल जनरली गेट कन्फ्यूज कि रिसर्च डिज़ाइन क्या है, अब रिसर्च मेथडोलॉजी क्या है और रिसर्च मेथड्स क्या है। ओके, सो वेरी लाइक बहुत शुरू से मैं स्टार्ट करती हूँ कि रिसर्च डिज़ाइन जो है वो एक रफ फेयर है, रफ उसका प्रिंट है या रफ ड्रॉ है। ठीक है, अब उस रफ ड्रॉ में आप सारी चीज़ें बना देते हो कि आप किस तरीके से काम करोगे, कैसे काम करोगे, क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूडेड होंगी एंड व्हाट विल बी द प्रोसीजर। ठीक है, अब रिसर्च मेथडोलॉजी जो है उसमें आप बेसिकली क्या क्या मेथड्स लेने वाले हो, क्या क्या डेटा जो आपका है वो किस किस मेथड से आप कलेक्ट करने वाले हो, देन आपका जो हाइपोथेसिस है वो किस तरीके से बनेगी, आपके जो रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या होंगे, आपके जो लिमिटेशंस हैं रिसर्च के वो क्या होंगी, वो सब चीज़ें आप मेथडोलॉजी में लाते हो। ओके, तो डिज़ाइन इज़ अ रफ ड्राइंग, देन मेथडोलॉजी जो है इट इज़ अ डिज़ाइनिंग ऑफ अ पाथ। आप एक पाथ डिसाइड करते हो कि हम सबसे पहले ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले रिसर्च प्रॉब्लम्स डिसाइड करेंगे, देन उसके बाद हम उसके ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेंगे, देन उसके बाद हम देखेंगे कि हमारी जो रिसर्च है वो प्राइमरी रिसर्च है कि सेकेंडरी रिसर्च है। ओके, अगर वो प्राइमरी है तो उस हिसाब से हम डेटा कलेक्ट करेंगे, अगर वो सेकेंडरी है तो हम सेकेंडरी तरीके से डेटा कलेक्ट करेंगे।
देन हम उसको डिसाइड करेंगे कि हमारी जो रिसर्च है वो किस टाइप की है, वो एक्सप्लोरेटरी है, वो डिस्क्रिप्टिव है, या एक्सप्लेनेटरी है, या डायग्नोस्टिक वाली रिसर्च है। तो हम वो रिसर्च मेथडोलॉजी में क्लियर करते हैं कि हमारा जो रिसर्च है वो किस तरीके का है। एंड आफ्टर डिसाइडिंग दैट थिंग, हम जब सब कुछ चीज़ें डिसाइड कर लेते हैं, देन वी चूज द मेथड्स, कि हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे टू एनालाइज द डेटा। ओके, तो तीनों चीज़ें क्लियर हुई। डिज़ाइन इज बेसिकली योर ओवरऑल ड्राइंग, देन मेथडोलॉजी इस ओवरऑल ड्राइंग में से आप एक डायरेक्शन बनाते हो कि आपको क्या क्या चीज़ें कंक्लूड करते जाना है, क्या क्या चीज़ें स्टेप बाय स्टेप करना है। देन जब आपको पता चल जाता है कि आपकी रिसर्च किस टाइप की है, उसमें कौन सा डेटा आने वाला है, सैम्पल कौन सा लेने वाले हो, क्वालिटेटिव डेटा है कि क्वांटिटेटिव डेटा है, क्वालिटेटिव एनालिसिस है कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, देन उसके बाद आप मेथड्स फाइनलाइज करते हो। कि अगर फाइनेंस का एग्जांपल लूँ, तो अगर आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आप रिसर्च कर रहे हो तो आपका मेथड होगा रेशियो एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। अगर आप मार्केटिंग के बारे में रिसर्च कर रहे हो तो आपका जो होगा वो 5 फोर्स मॉडल आप ले सकते हो, स्वॉट एनालिसिस कर सकते हो। ओके, तो वहाँ पर आपका क्वालिटेटिव डेटा आ जाएगा। अगर मैं फाइनेंस की बात करूँ तो वहाँ पर आपका क्वांटिटेटिव डेटा आएगा। ओके, तो इस तरीके से जब आपको अपनी रिसर्च का टाइप पता चल जाता है तो आप उसके पर्टिकुलर मेथड्स को चूज करते हो। ओके, so these are the 3 things: research design, research methodology and research methods. Okay, तो method is basically the technique for gathering the evidence, मतलब कि आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, देन उसके बाद उसमें मेथड लगा रहे हो। एंड methodology is basically the underlying theory of analysis of how research does or should proceed, रिसर्च आगे कैसे बढ़ेगी और वो किस तरीके से इन्फ्लुएंस्ड हो पाएगी। Okay, then there are some elements of research methodology. The very first is your research design, then research methods, then reason for selecting a specific methodology, research instruments, sampling, data collection, data analysis, research limitations, validity and reliability, and ethical consideration. Okay, तो दिस इज़ योर रिसर्च मेथडोलॉजी, जिसमें आपका सबसे फर्स्ट आ गया रिसर्च डिज़ाइन, कि आपने सबसे पहले एक रफ ड्रॉ बना लिया है कि आपको जो रिसर्च करनी है वो आप किस तरीके से करोगे, उसमें आपका क्या क्या चीज़ें आएंगी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि एक जो आर्किटेक्ट होता है वो जब घर बना रहा होता है तो रूम 1, रूम 2, ड्राइंग रूम, किचन, ऑल द थिंग्स हैज़ बिन प्लान्ड। ओके, देन उसके हिसाब से वो मेथड्स लगाता है ना। मेथड्स किस तरीके से लगाता है कि हम किस वर्कर को बुलाएं, किस लेबर को बुलाएं, किस टाइप के टाइल्स लगाएं, इस तरीके से, है ना। तो हम अपनी जो रिसर्च करते हैं उसमें हमारी डिज़ाइन एक बार कंफर्म हो जाती है कि हमें पता है कि हमारी रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च क्या है, देन हम किस पर्पस की वजह से ऑब्जेक्टिव्स कर रहे हैं। हमारे जो रिसर्च प्रॉब्लम है अगर वो आपने एक बार फाइनलाइज कर ली, दैट मीन्स आपने बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव कर लिया। ओके, उसके बाद आप उसके मेथड्स फाइंड आउट करना शुरू करते हो कि कौन सा मेथड मेरी रिसर्च के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट सूटेबल होगा। ओके, देन आप जो भी मेथडोलॉजी सिलेक्ट कर रहे हो उसके लिए अपने आप को जस्टिफाई करोगे कि अगर आपने ये लिया है तो क्यों लिया है। ओके, देन आप रिसर्च के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो आप देखोगे कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं यूज़, कौन कौन से टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन से एनालिसिस वाले टूल्स हम यूज़ कर सकते हैं, है ना। उस तरीके से आप सब चीज़ें उसमें इंक्लूड करोगे। देन उसके बाद आता है सैम्पलिंग, कि आपने जो भी सैम्पल है आप अपना सैम्पल साइज सिलेक्ट करोगे कि आप पर्टिकुलर जो भी टोटल पॉपुलेशन है उस टोटल पॉपुलेशन में से आपकी रिस्पॉन्डिंग पॉपुलेशन कितनी है, आप वो फाइंड आउट करोगे। देन उसके हिसाब से डिफरेंट सेगमेंटेशंस करोगे कि अगर आपका जो टॉपिक है वो यूथ को लेकर है, यंग पीपल को लेकर है, तो आप टोटल पॉपुलेशन में से यंग पीपल कितने हैं वो आप लोगे। फिर पर्टिकुलर हम उसको स्टेट वाइज जाएंगे, देन हम उसमें से पर्टिकुलर कुछ स्टेट्स को चूज़ करेंगे, पर्टिकुलर स्टेट में से हम पर्टिकुलर सिटीज़ को चूज़ करेंगे, पर्टिकुलर रीजन्स को चूज़ करेंगे। ओके, देन इसी तरीके से अगर आप कोई इंडस्ट्री को लेते हो तो आप डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ को पहले एनालिसिस करोगे, फिर उस इंडस्ट्री में से आप सब इंडस्ट्रीज़ लोगे, उसकी सिस्टर इंडस्ट्रीज़ लोगे, उस इंडस्ट्रीज़ में कितनी कंपनीज आती हैं आप उनको देखोगे।
तो देन यू रीच टू अ कंक्लूजन कि नो दिस विल बी माई सैम्पल साइज. ओके, देन वंस यू हैव डिसाइडेड योर सैम्पल साइज, आप उसके अकॉर्डिंगली अपना डेटा कलेक्शन स्टार्ट करोगे कि अब आपको पता है कि आपको किस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में जाना है, उस पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज में से कितनी कंपनीज आपको लेना है, तो आप अपना डेटा कलेक्शन बहुत ईजीली कर सकते हो. ओके, बिकॉज डेटा कलेक्शन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप ऑफ कलेक्टिंग. इसके बाद के जो भी स्टेप्स हैं, ये डेटा एनालिसिस, रिसर्च, लिमिटेशन, ये सब होते हैं डेटा कलेक्शन पे डिपेंड. और डेटा कलेक्शन के टाइम में सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग, टाइम कंज्यूमिंग थिंग होता है कि आप इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कर लेते हो, LR वाला पार्ट कर लेते हो, दैट इज रिव्यू ऑफ लिटरेचर, वो सब कुछ कर लेते हो, अपना रिसर्च मेथोडोलॉजी भी फाइनलाइज कर लेते हो, बट उसके बाद प्रॉब्लम आती है डेटा कलेक्शन पे. देन यू स्टार्ट मूविंग टू द इंडस्ट्रीज, आप उसमें विजिट्स करोगे, देन यू मीट टू द डिफरेंट पर्सनल्स एंड यू फाइंड इट आउट कि वेदर द डेटा इज अवेलेबल और नॉट. तो डेटा कलेक्शन के बाद वंस द डेटा कलेक्शन हैज़ बीन डन, आप उस डेटा को एनालाइज करते हो. ओके, देन एनालिसिस में आप डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स यूज़ करते हो. फाइनेंस की है तो फाइनेंस वाली यूज़ करते हो. काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपको हेल्प आउट करते हैं टू डू दी एनालिसिस, लाइक SPSS इज देयर एंड सो मेनी सॉफ्टवेयर्स आर देयर जो आपको हेल्प आउट करते हैं कि आप किस तरीके से डेटा जो आपने गैदर किया है, बिकॉज डेटा इज नॉट लाइक कि बहुत छोटा सा डेटा होता है, डेटा इटसेल्फ इज़ अ वेरी ह्यूज अमाउंट. आप उसको एनालाइज करते हो, देन आपको समझ में आता है कि आपने जो रिसर्च की वो उसमें क्या क्या लिमिटेशंस आपको फेस करनी पड़ी, क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ी, कहाँ आपको लगा कि नहीं अब हम रुक गए, अब उनको आगे बढ़ने में बहुत डिफ़िकल्टी होगी. ओके, तो आपको अपनी लिमिटेशंस पता चलती हैं, आप अपनी जो भी रिसर्च की होती है उसको आप वैलिडेट करते हो, आप उसकी रिलायबिलिटी टेस्टिंग करते हो, एंड अगेन एथिकल कंसिडरेशन जो होता है इन हर एक स्टेप पे आपको ध्यान रखना पड़ता है. ओके, so these are the things which actually makes your research methodology, which is a part of the research design, and both are interrelated, है ना. So don't get confused between these things. Okay, so this is about the research methodology and research design. In the next session what we will do, we'll study the scope of the research, है ना, बिकॉज दिस इज समथिंग जो बहुत एक इनिशियल है, बहुत स्टार्टिंग लेवल का है, विच विल हेल्प यू आउट टू डिसाइडिंग योर रिसर्च प्रॉब्लम. बिकॉज जो मैंने आपको एस्पेक्ट्स बताए, जैसे मैंने आपको बोला कि आप एक ब्लूप्रिंट बनाओ, एक रफ डिज़ाइन बनाओ, कि आप इस तरीके से प्रोसीजर करोगे, ये इंडस्ट्री को आप चूज़ करोगे, इस इंडस्ट्री में इन पर्सन से आप मिलोगे, और सबसे पहले अपने ऑब्जेक्टिव जो हैं वो बहुत क्लियर रखो. तो ऑब्जेक्टिव्स जो होंगे वो मेनली 4 या 5 ऑब्जेक्टिव्स ही होंगे, ठीक है, बिकॉज बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स पे हमको नहीं लिखना है. ऑब्जेक्टिव्स हमारे लिमिटेड होते हैं. जैसे आपकी लाइफ की अगर मैं बात करूँ तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपको आफ्टर अ सर्टेन एज आगे सक्सेसफुल बनना है ना, सक्सेसफुल बनना है, किसी अच्छी कंपनी में ज्वाइन करना है, अच्छा खासा घर लेना है, अच्छा खासा बैंक बैलेंस आपको चाहिए. ये कुछ 4 या 5 ऑब्जेक्टिव्स आपके हैं. अब उन ऑब्जेक्टिव्स की तरफ आप बढ़ते हो आगे, उसकी कोशिश करते हो कि आप कैसे उस ऑब्जेक्टिव्स तक पहुंच सकते हो. तो जितने लिमिटेड आप ऑब्जेक्टिव्स रखोगे उतना इजी आपको कंक्लूजन मिलेगा. ओके, तो डोंट गो विद द 20, 30, 40 ऑब्जेक्टिव्स. जस्ट कंसाइड योरसेल्फ, जस्ट कन्फाइंड योरसेल्फ विद इन 4 to 5 ऑब्जेक्टिव्स, और जो बहुत टू द पॉइंट ऑब्जेक्टिव्स होंगे, जिसमें आपको पता है कि आपकी स्टडी जो है इस पे स्टार्ट होनी है और यहाँ पे आपको पहुँचना ही है. देन उसके हिसाब से आप सारा का सारा प्रोसीजर करोगे. ऑब्जेक्टिव्स के बाद आप डिसाइड करोगे कि आपका जो रिसर्च है वो किस तरीके का है. टाइप ऑफ रिसर्च यू विल गो, देन टाइप ऑफ रिसर्च के बाद टाइप ऑफ डेटा यू विल गो. टाइप ऑफ डेटा के बाद आपका सैम्पलिंग पे आप जाओगे. सैम्पलिंग डिज़ाइन जो है, सैम्पलिंग का टाइप जो है, वो सब चीज़ें आप देखोगे. एंड देन आप हर एक एरिया को, हर एक एस्पेक्ट को बहुत क्लियरली स्टडी करोगे, सो दैट कि आपको किसी भी प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े. ओके, सो विद दिस आई कंक्लूड द थिंग्स, आई कंक्लूड द सेशन, एंड we'll meet in the next session. And if you have any of the issue in this thing, so you can contact me anytime. Okay, I'm always available for you people. So thank you so much. Have a nice day.